नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की रैली रिपोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली की बात करेंगे। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे की ऊर्जा की कहीं भी चर्चा नहीं, लेकिन 74 साल के नरेंद्र मोदी से हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं। इस सवाल की हंसी उड़ाई जाती है, मगर हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। पत्रकारों के लिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू उनके ऊर्जा भंडार का उत्खनन कार्य बन गया है। इस देश में लाखों लोग कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, रोज काम पर निकलते हैं, आंधी बरसात में खुले आसमान के नीचे फल सब्जी बेचकर अपना पेट भरते हैं, ठेला खींचते हैं, भारी भारी सामान उठाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। इनकी छुट्टी तभी होती है जब यहां से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का रोड शो गुजर रहा होता है, वरना ये लोग बिना किसी छुट्टी के हर दिन काम करते हैं। कमाई भी बहुत कम होती है, जो भी होती है महंगाई में उड़ जाती है, वीकेंड ऑफ भी नहीं मिलता। इनसे किसी पत्रकार ने आज तक नहीं पूछा होगा, आपकी कमाई वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन आप थकते नहीं। आप लोगों में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? आप रोज ठेला खींचने चले आते हैं, रोज फल सब्जी जूस बेचने चले आते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा का यह सवाल केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यह सवाल जब भी पूछा जाता है अश्लील लगने लगा है। देश के करोड़ों कामगारों का मजाक उड़ाता है जो कम सैलरी में दिन रात मेहनत करते हैं। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि इस देश में बिना छुट्टी के दिन रात अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं? दर्जनों कैबिनेट मंत्री, दर्जनों राज्य मंत्री, दर्जनों सचिव, ये किस लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं? केंद्र सरकार के ढांचे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं। क्या ये लोग सो रहे होते हैं? ये काम नहीं करते हैं। काम सब कोई करता है, लेकिन काम करने की चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की होती है। मगर आपने देखा होगा उनसे काम के बारे में सवाल कम होता है, काम की ऊर्जा के बारे में ज्यादा सवाल होता है, ताकि पूछा ना जाए कि इतनी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट कहां है। मोदी झूठा है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, झूठों के सरदार है। कुछ ऊर्जा 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे में भी होगी, लेकिन कोई उनसे यह सवाल नहीं पूछता कि इस उम्र में आप अकेले दक्षिण भारतीय नेता हैं जो पूरे देश में सभाएं कर रहे हैं, वह भी बिना अनुवादक के। आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर मणिपुर से उत्तर प्रदेश तक। उनकी ऊर्जा पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री की ऊर्जा इस देश के पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। यह एक डिजाइन है, बड़े पैमाने पर लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है कि विपक्ष में कोई नहीं है। एक प्रधानमंत्री जो सबके सामने झूठ बोलते हैं, अग्निवीर का नाम नहीं लेते, जवाब देने के बजाय रोने लग जाते हैं, आध्यात्मिक दैविक बातें करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि इतना काम भी किया है तो पूरा चुनाव झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कई जरूरी सवाल उठा रहे हैं, मगर उन्हें दिखाया नहीं जाता। इस चुनाव में सौर ऊर्जा की हालत पर जितनी रिपोर्ट नहीं आई होगी, उससे कहीं ज्यादा सवाल प्रधानमंत्री की ऊर्जा पर पूछे गए हैं। यूपी में अगले 3 चरणों में 41 सीटों पर मतदान होना है। इस प्रदेश में प्रचार करने वाले खड़गे अकेले नेता हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं। कर्नाटका के कलबुर्गी से आने वाले खड़गे की हिंदी खनकदार और बुलंद दोनों है। मैं कर्नाटक से आता हूं। अक्सर हमारे पास हिंदी कम बोली जाती है और कम समझते हैं। उस इलाके से मैं आ रहा हूं और मैं आपको अपने ही दक्षिणी हिंदी में बात करूंगा और उससे थोड़ा कुछ आपको फर्क भी महसूस हुआ तो शायद उसका अर्थ तो समझ ही जाएंगे। आज महाराजगंज का देश
इतिहास में विशेष स्थान है। इसी जिले में भगवान बुद्ध की ननियाल रही है ना? अभी आपको भी मालूम नहीं पक्का। ये लोकोलीय गणतंत्र जो 700 बीसी और 500 बीसी के बीच इस इलाका एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। और 1857 के महान क्रांति युद्ध में भी यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिस्सा भी लिए। ऐसे एक महान नेता और खास करके इधर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो पहले के सांसद थे प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उसी ढंग से यही हमारी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह जी भी, राजनीति भी आरंभ यहां से हो गई है। मीडिया लगातार मोदी की बात कर रहा है ताकि विपक्ष किसी भी तरह से दिखाई ना दे और उसकी बात ही नजर ना आए। यूपी के महाराजगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे, उनका वीडियो सुन रहा था। महाराजगंज गोरखपुर से सटा इलाका है। 83 साल के खड़गे महाराजगंज की सभा के लिए उसके इतिहास और वर्तमान दोनों की तैयारी करके गए थे। उनके भाषण का यह हिस्सा बताता है कि खड़गे सीनियर ही नहीं, बेहद सीरियस राजनेता हैं। उनके भाषण का यह हिस्सा सुनकर कोई भी नहीं कहेगा कि कर्नाटक के इस नेता को महाराजगंज का कोई आइडिया नहीं या वे उसके इतिहास को लेकर बिल्कुल संजीदा नहीं है। एक बार मुझे सिद्धार्थ नगर जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे सिद्धार्थ नगर के एमपी कांग्रेस में थी। वो आपको मालूम होंगे, एक दिन के 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। जगदम्बा पाल। अब वो हमारे से छोड़ के चले गए और उसमें शामिल हो गए। मोदी के साथ खूब वो मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन उस एरिया में अगर रेलवे लाइन को किसी ने जोड़ा और 3-4 रेलवे स्टेशन किसी ने दुरुस्त किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिया। इसीलिए करके दिया, वहां पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य उनको देखने के लिए जिनकी आस्था है, उसमें जो भक्ति रखते हैं, उनको लुम्बिनी पहुंचने के लिए हमने तीनों रेलवे स्टेशन करके हमने दिया और हम खुद आकर उसका उद्घाटन भी किया। यहां पर बहुत से शुगर मिल थे, वो भी गायब हो गए आज मोदी जी के जमाने में। और यहां के चीफ मिनिस्टर्स आज चुप क्यों बैठे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बातें तो बहुत करते हैं, कोई डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भाई एक इंजन तो फेल हो गई, एक इंजन डिरेल हो गई, अब कहां तुम डबल इंजन की बात करते हो। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन फेल हो गई, एक डिरेल हो गई।
यह खड़गे की शैली है। लिखा हुआ भाषण तैयार करके जाते हैं, मगर सारा भाषण देखकर नहीं पढ़ते। कांग्रेस के नेताओं में नेहरू के सबसे अच्छे डिफेंडर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने जवाहरलाल नेहरू के योगदान को गिनाते सुना है और प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हुए कि आपने जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की होगी वह जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बना होगा। हजारों करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन से चलने वाले गोदी मीडिया में कभी आपको नहीं बताया जाएगा कि विपक्ष में भी एक से एक वक्ता हैं, नेता हैं जो प्रधानमंत्री को सामने से ललकार रहे हैं। जब जस्टिस लोकुर और एन राम ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट करने का न्योता दिया, तब राहुल गांधी ने जवाब में कहा, मैं या हमारे अध्यक्ष खड़गे जी दोनों बहस के लिए तैयार हैं। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक अन्न का दाना भी बड़े मुश्किल से बाहर देशों से हम गेहूं ला के लोगों को खिलाते थे। उस देश में आज अगर हरी क्रांति हुई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे इंदिरा गांधी जी के। बोलिए आप, ये करने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कुछ नहीं करते मोदी जी। आज लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बोल के बैठ नहीं सकते थे। आप जो बैठे हमारे वजह से, क्योंकि हमने संविधान बनाया, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र के नाम पे हमने इस देश को कायम रखा। वही लोकतंत्र को, वही संविधान को आप तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। कांग्रेस में केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने वाले कभी खड़गे को नहीं देखते। महाराजगंज की सभा में वे बीजेपी के सांसद और उनके काम का भी जिक्र करते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस नेताओं के भाषणों में एक बात साफ साफ दिखने लगी है, वह है आरएसएस की मौजूदगी। 2014 के बाद कांग्रेस पर भी कई बार नरम हिंदुत्व आजमाने का आरोप लगा, लेकिन कांग्रेस अब वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक आरएसएस को निशाना बनाने में जरा भी संकोच नहीं करते। देखो, हम किसी व्यक्ति के लिए उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, उनके खिलाफ हम व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे। दो विचारधारा की लड़ाई है। इसमें हमने एक विचारधारा चुनी जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए जो अच्छा है वो रास्ता हम और हमारे गठबंधन के लोग चुने। और एक रास्ता है जो आरएसएस का, दलितों को कुचलने का और आदिवासियों को कुचलने का, पिछड़े लोगों को पीछे छोड़ने का, ये उनकी आइडियोलॉजी है। यूपी के चुनावी रण में दो ही बड़े दलित नेता घूम रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जिस तरह से यूपी में भाषण दे रहे हैं, उन्हें आगरा से चुनाव लड़ जाना चाहिए था। 8 फरवरी को हमने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक वीडियो भी बनाया। तब चुनाव शुरू नहीं हुए थे, लेकिन खड़गे देश भर में सक्रिय हो चुके थे। खड़गे की व्यापकता अलग किस्म की है। वे अपनी राजनीतिक पहचान दलित नेता तक सीमित नहीं रखते, लेकिन उस पहचान को कभी छोड़ते भी नहीं। एक ही साथ गांधीवादी भी नजर आते हैं और अंबेडकरवादी भी। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कभी खड़गे को नहीं ललकारते, क्योंकि खड़गे का मैदान बहुत बड़ा है। बीजेपी में खड़गे को कोई नहीं ललकारता, क्योंकि सबको पता है खड़गे आक्रामक नेता हैं, सक्षम नेता हैं, पलटकर वार कर सकते हैं। बीजेपी तब भी खड़गे की तरफ नहीं देखती, जबकि खड़गे बिना किसी लाग लपेट के मोदी को निशाना बनाते हैं। सभी को पता है कि मोदी की आलोचना करते वक्त खड़गे बेहद ठोस नजर आते हैं। खड़गे को अनदेखा करने के पीछे का खेल यही हो सकता है कि विपक्ष का एक धाकड़ नेता कम से कम दिखे, ताकि अंकिल सब बोलते रहें हाउसिंग सोसाइटी में
विपक्ष में तो कोई है नहीं, विकल्प नहीं है। खड़गे की तार्किकता और प्रखरता का मूल्यांकन उनके भाषण के इस हिस्से के बिना नहीं किया जा सकता। धर्म की राजनीति में डूबी यूपी की जनता से वे शानदार तरीके से संवाद करते हैं। मां गंगा ने बुलाया है जैसे भावुक बयानों पर सवाल उठा देते हैं। तुम क्या बनाए हमारे सामने रखो। स्मृति जी, आपकी देन इस इलाके के लिए, अमेठी के लिए क्या है? मोदी जी, क्या है आपकी देन? आपकी देन एक ही है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाओ, जाति जाति में झगड़ा लगाओ। और आज बोल रहे थे वो, कहां पर? वाराणसी में। थोड़ा रोए भी शायद, मुझे मालूम नहीं। आप देखेगा? तिवारी साहब देखे होंगे, भावुक होके रोए, मुझे मालूम। हमारे तो बच्चे खाना नहीं बोल के रोते हैं, उन्होंने भावुक होके अगर रोए हैं तो बात और है। उन्होंने रोआ और मैं टीवी में देख रहा था रात के 10 बजे यहाँ से जाने के बाद, तो उसमें भी वो बोल रहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं। क्यों गांधीनगर छोड़ के यहीं बुलाई क्या माँ? माँ तो कहीं भी रहो, तुम्हारा प्रभाव रहा, वो आशीर्वाद दे के सब तुम्हारा ठीक करती है। वो सब छोड़ के माँ ने मुझे बुलाया, आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। मुझे मालूम नहीं क्यों बुलाई। अरे क्यों बुलाई आपको मालूम है, फिर से आप ठहरे ना। ये तीसरी बार आप ठहर रहे, आपको मालूम नहीं? क्योंकि हमारे यूपी के भाई बहन बोले हैं, ऐसे आध्यात्मिक अगर कोई भाषण करता है, देव देवता की बातें करता है, तो जल्दी उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, बह जाते हैं। तो वैसा ये गुमराह करने वाला राजा है। मोदी जी ये गुमराह करने वाले हैं, ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरी राय में खड़गे की हिंदी प्रदेश के कई नेताओं से अच्छी है। हिंदी केवल अच्छी नहीं है बल्कि उसका इस्तेमाल भी बेहद अलग है। खड़गे जब दलितों से बात करते हैं तो आपको नहीं कहते, तुम नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं, हमको कहते हैं। भाषा में सामूहिक पहचान इस तरह चली आती है। ये बहुत बड़ा अंतर है जिसे पहचानना चाहिए। गांधी अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट की बात खड़गे जिस तरह से करते हैं, कम से कम दलित बुद्धिजीवियों को इसे नोट करना चाहिए। कांग्रेस के कम ही नेता इतिहास के इस खंड की बात करने की समझ रखते हैं और सफाई रखते हैं। हर एक को डराते छोड़ता। भाइयों देखो, संविधान को बदल के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी, इनके रिजर्वेशन निकाल के मुसलमान को देंगे। अरे कहा संविधान में ऐसा लिखा है क्या? बदल सकते बोल के? अरे दलितों का रिजर्वेशन तुम नहीं दिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लड़ के लिए है पूना पैक्ट में। 1932, 1935 में बहुत मजबूत लड़ाई करके उन्होंने दिलाया है। तुम क्या देते हो? तुम तो लेने वाले हो, बीजेपी वाले कुचलने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो। ऐसे लोगों से तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। जो कुछ मिलेगा कांग्रेस से मिला है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया, बनाया और संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया। और आप हमको ही पूछते हो क्या किया, और ये सारी चीजें तो हमने की। हम नेताओं की रैलियों को कितना अनदेखा करते हैं, जबकि रैलियों की तैयारियों के पीछे कितना पैसा खर्च होता है, दिन रात लगता है। रैली रिपोर्ट से हमने काफी कुछ सीखा। देखा कि विपक्ष के नेता कितनी तैयारियों के साथ रैलियों में जा रहे हैं। उनके भाषण का कंटेंट भावुकता पर नहीं, तार्किकता और तथ्यों पर आधारित होता है। वे सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, बल्कि जिससे वोट मांग रहे हैं उसके भीतर भी लोकतांत्रिकता का प्रसार कर रहे हैं।
लोकतांत्रिक होने की बुनियादी शर्त यही है कि आप तर्क से सोचें, भावनाओं से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको भावनाओं में बहाते हैं ताकि आप तर्क और दिमाग से ना सोचें। अग्निवीर का नाम नहीं लेते, युवाओं को मेरे प्यारे अग्निवीर नहीं पुकारते। लाखों युवाओं के सपने चूर हो गए, लेकिन अपने सपने को लेकर टीवी कैमरों के सामने रोने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि जनता बेहद भोली है, उसे भावुक करो। एक बार भावुक हो गई तो वोट दे देगी। दंगों में खड़गे के परिवार के लोगों की भी जान गई थी, मगर वे उन बातों को नहीं उभारते। खड़गे एक दलित नेता हैं, उनके जीवन में भी संघर्ष कम नहीं रहा होगा, मगर माइक पर आकर प्रधानमंत्री मोदी की तरह रोते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते। मुद्दों पर आ जाते हैं और मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। खड़गे के जीवन का संघर्ष आपने कम सुना होगा, क्योंकि मीडिया ने आपको बताया भी कम होगा। तुम्हारा काम बताओ भाई मोदी जी, कौन सा काम तुम अमेठी और रायबरेली और यूपी में लोगों के फायदे के लिए किए हैं, ये बताओ। कहीं गए अपनी ढोल बजाते हैं। खड़गे जी ने राम मंदिर के इनविटेशन को ठुकराया, फलाने ने ठुकराया। अरे हम ठुकराते? हर जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हम हैं, सम्मान करते, उनकी आस्था है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो कहते थे मेरे 3 गुरु हैं, 3 गुरु में मेरा पहला गुरु है, मालूम है? नहीं, झंडा लगा, ये लगा, ये भी मालूम। महात्मा गौतम बुद्ध ये मैं पहले गुरु, उन्होंने कहा। मेरा दूसरा गुरु संत कबीर, मेरा ये दूसरा गुरु बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। मेरा तीसरा गुरु मार्गदर्शक महात्मा फुले, उन्होंने कहा। ये 3 गुरु का मार्गदर्शन लेके मैं चल रहा हूं और बाकी के किसी चीज के लिए मैं कोशिश नहीं करता, नहीं किसी के पास झुकता। ये बाबा साहब की वाणी थी। और बाबा साहब जो आपके लिए काम किए, जो संविधान लिखा सबके लिए, सभी जाति धर्मों के लिए, देश के लिए लिखा, ये बहुत बड़ी बात है और इसको बचाने का फर्ज सबको है। मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल अलग तरह के नेता हैं। वे किसी के पीछे चलने वाले नेता नहीं लगते, ना ही कांग्रेस की सभाओं में थोपे गए हैं, बल्कि बुलाए जाते हैं, तभी उनका दौरा इतना ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगले दिन ओडिशा जाते हैं, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस से बात करने में खड़गे का जवाब नहीं। चुनाव शुरू होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आपने कितनी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी, लेकिन खड़गे बकायदा ऐलान करके जाते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सभी सवालों के जवाब अपने स्तर पर देते हैं बतौर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। और पेट के लिए खाना, जब सोनिया गांधी जी ने सोचा लोग खाने के लिए तरसते हैं, बच्चों के लिए तरसते हैं, महिलाएं तरसते हैं, उनको मिलता नहीं खाना, तो उन्होंने क्या किया कि भद्रता कानून लाई और उसके तहत हम लोग ये जो गेहूं देने का काम, चावल देने का काम हमने शुरू किया। अब मोदी आके बोल रहे हैं मैं 5 केजी सबको दूंगा, 80 करोड़ लोगों को मैं दूंगा, ये बोल रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हैं, ये तो शुरू हमने किया कानून से। अगर कानून भी अगर कोई बदलता है, लोग चुप नहीं बैठेंगे, घर से उठ के लाठी लेके रास्ते पे आएंगे। ये मत भूलो आप। और हमारा वायदा है, वो 5 केजी बोल रहे ना, हम 10 केजी करेंगे।
हम 10 केजी करेंगे और हम बताएंगे ये देखो हमारी देन है। बीजेपी 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही थी, कांग्रेस ने इसकी जगह 10 किलो अनाज देने का वादा किया है। 5 लाख बीमा बीजेपी की सरकार दे रही है, कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का बीमा देने का वादा किया है। इंडिया गठबंधन यह भी समझ रहा है कि जमीन पर मुफ्त अनाज की योजना बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार अपनी सभाओं में इस योजना के तहत मिलने वाले अनाजों की गुणवत्ता का सवाल उठाते हैं। जो मिलता था अब नहीं मिलता, उसकी भी बात करते हैं। मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, प्रिंस कहते हैं। प्रियंका गांधी ने इस आरोप का बचाव किया और जवाब दिया, लेकिन खड़गे के जवाब की बात कुछ और है। और आज गरीबों में, पिछड़े लोगों में आवाज आया वो लोहिया के वजह से, और देश का संविधान बचा। अब सबको समान अधिकार देने। मोदी जी शाहजादे प्रिंस, अरे प्रिंस नहीं भाई, वो तो गरीबों का एम्परर है, गरीबों का एम्परर है। और उसको जो आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने आंदोलन किया, उसको बोल रहे आप प्रिंस। अरे उन्हें गरीबों से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, जर्नलिस्ट से मिला, हर एक आदमी से मिलके उनके दुख और दर्द को समझ के उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार की। हम लोग भी उसमें शामिल थे। वही मैनिफेस्टो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सब आपके सामने रख रहे हैं। मोदी जी क्या करे भाई, अब तो मैं बोल नहीं सकता, अगर टीका करे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने तो गरीबी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन गरीबी के साथ आप दूसरों को देख के तो कम से कम अब ठीक ढंग से चलो ना। अब लाखों लाखों रुपए का कोट पहनना, लाखों रुपए का चश्मा पहनना, लाखों लाखों रुपए का घड़ियाल पहनना, ये तो छोड़ दो ना तुम। वो तो राहुल गांधी ने तो छोड़ दिया, सिर्फ अब पैंट एक बनीन पे फिर रहे। तुम भी फिरो, तुमको सब कुछ होना गरीबों के नाम पे होना। तो ये गरीबों को लूटने वाले लोग हैं। सबक सिखाओ और कहो भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, यहां से निकल जाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर में सभाएं करते हैं। कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के बाद अकेले नेता हैं जिनकी सभाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं। इस पूरे चुनाव में अकेले दक्षिण भारतीय नेता हैं जो सही मायने में राष्ट्रीय नेता हैं। वे केरला में भी सभाएं करते हैं, यूपी के महाराजगंज में भी, गुजरात में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं, बिहार में भी करते हैं, बंगाल और ओडिशा में भी। अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता खड़गे को कम जान पाई है। अगर उनकी सभाएं यहां बढ़ती गईं और खड़गे लोकप्रिय होने लग गए तो यूपी के कई नेता परेशान हो सकते हैं। रैली रिपोर्ट में हमने विपक्ष के कई नेताओं की सभाओं को कवर किया है। उम्मीद है आप YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पर जाकर उन सभी रिपोर्ट को देखेंगे और इस बकवास और ब्रेन वॉश से खुद को दूर रखेंगे कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।